एक्यूट रीनल फेलियर में जो हॉल मार्क था हमारा वो था एजोटीमिया एंड ओलिगोरिया। ठीक है, तो एजोटीमिया की बेस पे हमने एक्यूट रीनल फेलियर को डिवाइड किया था 3 क्लासेस के अंदर, प्री रीनल, पोस्ट रीनल और इंट्रा रीनल। प्री रीनल और पोस्ट रीनल हो गई है। अब देखते हैं इंट्रा रीनल काजेज़ को। इंट्रा रीनल में सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास है वो है एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस। इस एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस में होता क्या है कि जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं मोस्टली किसमें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनकी क्या होती है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। इस नेक्रोसिस की वजह से क्या होता है कि ये नेक्रोटिक सेल्स जो होते हैं ये यहाँ पर मिलकर क्या करते हैं, प्लग बना देते हैं। इस प्लग की वजह से क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ऊपर प्रेशर पड़ता है बोमेंस कैप्सूल के ऊपर, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, GFR डिक्रीज़ हो जाता है। तो क्योंकि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो सेल्स हैं उनकी नेक्रोसिस हो रही है, इसलिए इस डिजीज़ को कहते हैं एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस। ये तो थी डेफिनेशन कि एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस क्या होती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन जो होती है इंट्रारेनल एजोटीमिया की, उसके अंदर जो ब्लड, यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन रेशो होती है ये हमेशा लेस देन 15 होती है, क्योंकि जब नेक्रोसिस होगी इन सेल्स की तो यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ब्लड, यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन रेशो क्या होगी, लेस देन 15% होगी। इसके अलावा जो फिल्ट्रेशन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है, क्योंकि सेल्स की नेक्रोसिस है, यहाँ पे जो को ट्रांसपोर्टर्स थे जो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते थे, हेल्प करते थे, अब वो डैमेज हो चुके हैं, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो फिल्ट्रेशन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम ये क्या होगी, ग्रेटर देन 2% होगी। इसी तरह जो यूरिन ऑस्मोलैरिटी है वो भी क्या होगी, लेस देन 500 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम। ये थी क्लासिफिकेशन एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस के अंदर। उसके बाद है एटियोलॉजी। अगर हम एटियोलॉजी की बात करें तो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है जिनकी वजह से क्या होती है, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस होती है। पहले नंबर पे है इस्कीमिया। अगर किसी पेशेंट को इस्कीमिया हो तो मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं उसके अंदर के उसे एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस हो सकती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक काजेज़। हम देखते हैं कि इस्कीमिया में हमारे पास क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस्कीमिया के अंदर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका कार्डियक फेलियर है, एक पेशेंट है जिसको कार्डियक फेलियर है या इसके अलावा ब्लीडिंग है, तो इस केस में क्या होगा कि जो ब्लड आ रहा है किडनी की तरफ वो कम है, इस्कीमिक ब्लड है। इस्कीमिक ब्लड की वजह से क्या होगा, ऐसे पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा। जब किसी पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा तो वहाँ पे क्या होगी, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और इसी नेक्रोसिस की वजह से एपिथेलियल सेल्स डैमेज होंगे और क्या कहेंगे, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस है। ये नेक्रोसिस किस वजह से हुई है, इस्कीमिया की वजह से हुई है। एक तो काज था इस्कीमिया, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या था, नेफ्रोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिक काजेज़ में बहुत से मुख्तलिफ काजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, जो टॉक्सिक होती हैं। फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गई, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस हो सकती है। इन ड्रग्स के अलावा हमारे पास कुछ हैवी मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल लेड हो गया, इसकी वजह से भी क्या होता है कि नेक्रोसिस हो सकती है एपिथेलियल सेल्स की। या कोई पॉइजन वगैरह है या कोई ऐसी टॉक्सिक ड्रग्स हैं जो मतलब कि प्रोहिबिटेड हैं लेकिन किसी पेशेंट ने ले ली हैं वो, या सुसाइडल केस के अंदर मोस्टली, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकती है और आगे सेल डेथ हो सकती है। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज होता है यहाँ पर हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन अगर फॉर एग्जांपल क्रशिंग मसल्स हों, इंजरी वगैरह हो, कोई क्रशिंग इंजरी हो, उसकी वजह से जो मसल्स में से हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है ये क्या आते हैं, जब ये किडनी के अंदर आते हैं
किडनी के अंदर, तो यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन में से जो आयरन होता है वो क्या करता है, नेक्रोसिस स्टार्ट कर देता है सेल्स में। तो इसकी वजह से जो नेक्रोसिस होगी ये क्या होगी, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगी। अब इटियोलॉजी के अंदर हमारे पास थी दो चीज़ें। पहले नंबर पे थी इस्कीमिक के अंदर हमारे पास कार्डियक फेलियर भी, ब्लीडिंग भी। ऐसे पेशेंट में हाइपोक्सिया होगा तो नेक्रोसिस होगी, नेक्रोसिस की वजह से सेल डैमेज होगी, सेल डेथ होगी। दूसरे नंबर पे थे हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक में हमारे पास क्या थी, ड्रग्स थी, लेड था, इसके अलावा कोई पॉइजन्स वगैरह हो गए, हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया। तो ये सारे थे इनकी इटियोलॉजी। अगर हम ऐसे पेशेंट्स की क्या करें, मॉर्फोलॉजी को देखें, मॉर्फोलॉजी अगर हम ऐसे पेशेंट्स की मॉर्फोलॉजी देखें तो इनके अंदर सबसे पहले नंबर पे ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस होगी ऐसे पेशेंट्स में। मींस कि जो उनके सेल हैं वो इस तरह डैमेज और डिवाइड हो चुके होंगे, नेक्रोसिस होगी, ठीक है। इन्हीं ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेक्रोटिक सेल प्लग फॉर्मेशन होगी। यही प्लग फिर आगे चल के क्या करेंगे, जीएफआर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन्स, क्योंकि नेक्रोसिस के दौरान क्या होगी, प्रोटियोलाइसिस होगी। जब प्रोटियोलाइसिस होगी तो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी और वो प्रोटीन क्या करेंगे, बाहर ल्यूमन में आ जाएंगे, वो प्रोटीन क्या करेंगे, बाहर ल्यूमन में आ जाएंगे। तो इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन्स, ऐसे पेशेंट्स को। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, जब सेल मेम्ब्रेन जो एक्स्ट्रा सेलर इंट्रा सेलर फ्लूइड को बैलेंस कर रही थी, जब इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे पेशेंट्स को क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। एडिमा देखने को मिलेगा, ट्यूबुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी और टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी के अंदर हमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा यूरिन के अंदर। ये तो थी मॉर्फोलॉजी। अगर हम ऐसे पेशेंट्स की क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स की, तो जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डैमेज हो चुकी होगी तो उसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, तो ऐसे पेशेंट्स में ओलिगोरिया होगा। इसके अलावा एजोटीमिया होगा, जैसा हमने ऊपर बात की थी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो क्रेटिनिन रेशियो है वो क्या होगी, लेस देन 15 होगी। इसके अलावा क्या होगा, हमें पता है कि जो प्रॉक्सिमल सेल्स होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्टर होता है, प्राइमरी ट्रांसपोर्टर होता है। तो ये क्या करता है, सोडियम को यहाँ से लेके जाता है बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर और वहाँ से लेके आता है पोटाशियम को। तो ये जो पोटाशियम आ रहा है यहाँ से ये फिर बाहर चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, क्योंकि अब इस सेल की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो ऐसे पेशेंट्स में हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा, मींस कि पोटाशियम का लेवल बहुत हाई होगा। इसके अलावा 4 नंबर पे हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी। मेटाबॉलिक इसलिए क्योंकि ये जो एसिडोसिस है ये पाइकार्बोनेट की वजह से है, और इसको कौन रेगुलेट करता था, किडनी करती थी। लेकिन क्योंकि अब नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया है तो जो हाइड्रोजन ने बाहर ल्यूमन में जाना था और बाइकार्बोनेट ने ब्लड में जाना था यहाँ से, अब इस सेल की क्या हो गई है, डेथ हो गई है नेक्रोसिस की वजह से। तो ना हाइड्रोजन ल्यूमन में जाएगा और ना उसके बदले में बाइकार्बोनेट ब्लड के अंदर जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स में हमें ये 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी, ओलिगोरिया, एजोटीमिया, हाइपरकैलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हम कहेंगे इस पेशेंट को क्या है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम यूरिन एनालिसिस करेंगे वहाँ पर हमें ब्राउन कलर के ग्रैनुलर कास्ट देखने को मिलेंगे, डार्क ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट देखने को मिलेंगे। ये ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स के कैस्ट होंगे। नेक्रोसिस की वजह से जो वो प्लग बने थे वो यूरिन के अंदर आएंगे, तो जब हम एग्जामिन करेंगे तो ये डार्क ब्राउन कलर के होंगे। और ये क्लिनिकल फीचर है कि ऐसे पेशेंट्स को क्या है, सेल्स की नेक्रोसिस है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, डार्क ब्राउन कलर के, उनमें ग्रैनुलर कास्ट देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट इसकी ये रिवर्सिबल डिजीज़ है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेरी तौर पर डायलिसिस करनी पड़ती है जब तक कि न्यू सेल्स फॉर्मेशन नहीं हो जाती।